और बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। वेब ऑप्टिक्स के नेक्स्ट सीरीज में आ चुके हैं हम लोग और ये क्लास डिफ्रैक्शन, दो क्लासेस हम लोगों की पेंडिंग है बच्चा, जिसमें कि डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन है। हाँ, आपसे थोड़ा क्षमा चाहता हूं क्योंकि कुछ दिन तक वीडियो मैं इधर नहीं ला पाया सीक्वेंस में, लेकिन फिर भी मैं और कोशिश करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। डिफ्रैक्शन इज व्हाट बेसिकली, तो ये जो डिफ्रैक्शन का चैप्टर है बच्चों, आप मुझे पूरे वीडियो में बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब आप चीजों को बहुत बेहतर ढंग से कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि डिफ्रैक्शन सामान्यतः कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, अंत तक देखें और पूरा देखें, तब आप डिफ्रैक्शन को समझ पाएंगे। थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से नीट के लिए डिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बेटा देखते हैं हम लोग यहां पर डिफ्रैक्शन क्या होता है। सो बेसिकली इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है पता है, जब हम लोग ना कभी किसी शार्प कॉर्नर पे लाइट डाल रहे होते हैं, जैसे कभी कोई आप जो है कोई ब्लेड ले लीजिए, है ना, आप कोई एक ब्लेड ले लीजिए, इस ब्लेड के एजेस पे ना आपको एक अजीब सा धुंधलापन दिखेगा। मतलब आपको यहां पे दिखेगा कि ये थोड़ा धुंधला सा है, मतलब ये बहुत शार्प नहीं होगा, ये थोड़ा धुंधला दिखेगा। इवन दो यहां भी थोड़ी बाउंड्री इसकी शार्प नहीं दिखेगी, आपको थोड़ी धुंधली सी बाउंड्री दिखेगी यहां पर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब यहां पे लाइट कॉर्नर्स पे, शार्प कॉर्नर्स पे या किसी ऐसे पार्ट पे पड़ रही है जिसका शार्प कॉर्नर्स है, ऑब्स्टिकल एक ऐसी साइज या किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज अगर आप ऑब्जर्व करें, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसका जब इमेज ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी जो बाउंड्री है ना वो बहुत शार्प नहीं होती है, उसकी बाउंड्री बहुत शार्प नहीं होती है, उसमें थोड़ा सा डार्क और ब्राइट, डार्क और ब्राइट। तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का कॉम्बिनेशन लगातार बनता है। मतलब होता क्या है कि जब आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट के जब आप इमेज को ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, तब उस सिचुएशन में वो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, उसकी जो बाउंड्री होती है वो बहुत ज्यादा शार्प नहीं होती कि उसकी बाउंड्री आपको बहुत शार्प दिख रही हो, ऐसा नहीं है। तो बच्चों ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना उसकी बाउंड्री बहुत शार्प नहीं होती है, थोड़ा धुंधला सा दिखता है। माने एजेस पर जो बाउंड्री है, आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है उस पॉइंट की बाउंड्री पर उसके चारों तरफ आपको बहुत शार्प बाउंड्री नहीं दिखेगी, थोड़ा सा हेजी दिखेगा। और जब आप उसे हेजी कहते हैं तब उस सिचुएशन में हुआ क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया तो हेजी दिख रहा है, थोड़ा बाउंड्री बहुत शार्प नहीं है, वहां ना लाइट रे स्प्रेड करता है, स्प्रेड आउट होता है। ठीक ठीक उसी तरह से बच्चों अगर आप एक ब्लेड ले लीजिए, ब्लेड पे लाइट डालिए और अंधेरे में देखने का प्रयास करिए, तो उसका जो शैडो दिखेगा ना आपको, उसकी बाउंड्री में थोड़ा सा हेजीनेस दिखेगा, वो भी डिफ्रैक्शन की वजह से होता है बच्चों। एक और बात बताता हूं आपको, जैसे मान लीजिए दो पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने लिया, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत आपने लिया, तो ये जो दो पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने लिया, कभी कभी उन दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट को पास देखने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि ये वाली जो बॉडी है उसका इमेज ये है और दूसरी वाली बॉडी इसका इमेज ये है, तो ऐसे करके तो आपको दिखता है, लेकिन उनकी एक्चुअली वो दोनों अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन चूंकि उनका लाइट का इंटेंसिटी एज में बहुत शार्प नहीं होता तो थोड़ा यहां डिफर करेगा, यहां डिफर करेगा, यहां लाइट की इंटेंसिटी डिफर करेगी, यहां भी लाइट की इंटेंसिटी डिफर करेगी, और जब थोड़ा और हो जाए तो लगेगा दोनों एक ही बॉडी है, आप इनको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि लाइट जो है जब गुजर रही है तो एजेस पर ना स्प्रेड आउट करती है, थोड़ा फैलती है, थोड़ा फैलती है। तो एजेस पर लाइट जो फैलती है, स्प्रेड आउट होता है, वो ही डिफ्रैक्शन की वजह से होता है बच्चों।
तो आपको क्या लगा, दो बहुत क्लोज चीजें हैं, दोनों अलग अलग है, लेकिन हमारी आईज उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको अलग अलग करके नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ बच्चा, डिफ्रैक्शन की वजह से हुआ। कभी कभी कोई बाउंड्री है आपको शार्प नहीं दिखाई देगी, क्यों हुआ, डिफ्रैक्शन की वजह से हुआ। तो डिफ्रैक्शन क्या हुआ बेसिकली, जब भी कभी लाइट को किसी शार्प कॉर्नर या ऑब्स्टिकल से पास कराया जाता है, जब लाइट को किसी शार्प कॉर्नर या ऑब्स्टिकल जिसका साइज वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड के कंपैरिजन में हो, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, जो लाइट बच्चों आपने यूज किया है, जो बच्चों लाइट आपने यूज किया है वो वाले का वेवलेंथ उसी ऑर्डर में है जो कि साइज है ऑब्जेक्ट का, साइज है ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो साइज है ऑब्जेक्ट का उसके कंपैरिजन में वेवलेंथ होता है, तब उस सिचुएशन में लाइट जो है एजेस पे जाकर थोड़ा स्प्रेड आउट होती है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, डिफ्रैक्शन। कब होता है बताओ मुझे, जब एपर्चर का साइज, ऑब्स्टेकल का साइज, वेवलेंथ जो यूज हुआ है उसके कंपैरिजन में हो, और जो एजेस पर बाउंड्री होती है वो क्या होती है, लाइट स्प्रेड आउट होता है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। बोले सर तो इसका मतलब है कि लाइट स्प्रेड आउट होती है, हाँ एकदम होती है बच्चों। तो लाइट स्प्रेड आउट होती है तो इट इज नथिंग बट स्प्रेडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस। इट इज द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, it is the spreading of light at the edges of sharp corners, at the edges of sharp corners and obstacles when the size of the aperture is in comparison of the wavelength of the light used. So it is the spreading of light at the edges or sharp corners। जो हमने बोला कि बच्चा जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं, जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, वहां पर लाइट क्या होती है, बेसिकली स्प्रेड आउट होती है। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। लेकिन कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन क्या होगा ये ध्यान देना है आपको बच्चा। मैंने कहा ना कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन क्या होगा बताओ बच्चा, when the size of the wavelength when the size of the aperture is in comparison with the wavelength of the light used, is in comparison with the wavelength of the light used। इसका मतलब ये हो गया कि A अगर हम बोलते हैं कि that is the size or the diameter of the aperture, size of the aperture, and lambda is the wavelength of the light, so A is the size of the aperture and lambda is the wavelength of the light used। okay, so क्या होना चाहिए बच्चा, कंडीशन बताओ मुझे। ए का जो कंपैरिजन है वो लैम्डा के ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तभी डिफ्रैक्शन होगा। सो दैट साइज ऑफ द अपर्चर इज इन कंपैरिजन विद द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। बच्चों वेवलेंथ ऑफ साइज ऑफ द अपर्चर इज इन कंपैरिजन विद द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड।
ये ध्यान रखना है बच्चों। तो एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब लाइट जो है किसी एपर्चर से पास करती है, तो मान लो यहां पर ये लाइट पड़ी और ये एक वेव फ्रंट है और ये लाइट रेज है। जैसे ही वेव फ्रंट यहां पहुंचता है ये थोड़ा बेंड हो जाता है। जैसे ही वेवलेंथ एपर्चर के पास पहुंचता है वेव फ्रंट, जैसे ही वेव फ्रंट इसके पास पहुंचता है, इस सिचुएशन में वेव फ्रंट थोड़ा बेंड हो जाता है। और जैसे ही लाइट रे बेंड हो मतलब वेव फ्रंट बेंड होगी, लाइट रे स्प्रेड आउट हो जाएंगे, लाइट रेज स्प्रेड आउट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चा, जिस लाइट को सीधे जाना चाहिए था वो सीधे ना जा करके एजेस पर थोड़ा क्या हो गया बेटा, स्प्रेड आउट हो गया। एजेस पर लाइट रे स्प्रेड आउट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेव फ्रंट यहां है बच्चों, जिस वेव फ्रंट को यहां पर सीधे जाना चाहिए था, वेव फ्रंट यहां सीधे ना जाकर के एजेस पर डाइवर्ज हो गया। इसी स्प्रेडिंग को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। इसका कंडीशन क्या बताया बच्चों, साइज ऑफ द एपर्चर is in comparison with the wavelength of the light used. Size of the aperture is in comparison with the wavelength of the light used. Correct. चलिए, Huygens explanation of diffraction. Huygens explanation of diffraction Huygens explanation of diffraction. तो हाइजेन साहब ना डिफ्रैक्शन को वे एक्सप्लेन किए और उन्होंने बोला, एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना बाबू। मान लो बेटा मुझे ना एक दरवाजा है, एक रूम है और एक दरवाजा है, उस दरवाजे से बाहर निकलना है। करेक्ट। तो अगर मुझे उस दरवाजे से बाहर निकलना है बच्चों, तो मैं बड़े ही आराम से सीधे ऐसे जाऊंगा और सीधे निकल सकता हूं। अगर मुझे दरवाजे से बाहर निकलना है बच्चों, तो मैं दरवाजे से सीधे बाहर निकल सकता हूं विदाउट चेंज इन माई शेप, बिना कुछ बदलाव किए, बिना किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए। मुझे अगर किसी दरवाजे में से बाहर निकलना है तो क्या करना होगा, सीधा मैं ऐसे करके जाऊंगा, भैया कोई चेंज नहीं करना पड़ा है ना। क्यों? क्योंकि जो दरवाजे का साइज है वो मेरी हाइट से कहीं ज्यादा है। दरवाजे का जो साइज है वो मेरी हाइट से कहीं ज्यादा है, और जैसे ही वो मेरी हाइट से कहीं ज्यादा निकला बच्चा, उस सिचुएशन में मुझे अपना शेप चेंज करना नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मान लो मुझे किसी खिड़की से पास करना हो बच्चा, मान लो सर आपको खिड़की से कूद जाना है, मान लो सर आपको खिड़की से कूद जाना है, तो खिड़की से कूदने में क्या होगा बेटा, आई विल हैव टू बेंड माई सेल्फ। मुझे अपने आप को क्या करना पड़ेगा, बेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा साइज जो है ना बाबू खिड़की के साइज से ज्यादा है, तो थोड़ा बेंड हो जाऊंगा मैं। इसका मतलब समझे कि दरवाजे से अगर पास करना है बाबू तो कोनो चेंज नहीं हुआ, लेकिन मुझे खिड़की से जब पास करना है तो देयर इज एप्रिशिएबल चेंज इन द शेप। यही हाइजेन साहब बोले कि भैया जब साइज ऑफ द अपर्चर काफी बड़ा होता है, जब साइज ऑफ द अपर्चर काफी बड़ा होता है, तो बिना किसी एप्रिशिएबल चेंज के वेव फ्रंट सीधे निकल जाता है उस एपर्चर से। उस एपर्चर से वेव फ्रंट सीधे निकल जाता है। कहने का मतलब उस वेव फ्रंट से एपर्चर माने वो वेव फ्रंट जो है एपर्चर से सीधा निकल जाता है विदाउट अंडरगोइंग एनी कंसिडरेबल चेंज इन इट्स शेप। विदाउट अंडरगोइंग मतलब क्या हुआ, किसी भी प्रकार का शेप में चेंज नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई शेप में चेंज नहीं है। इसका मतलब क्यों नहीं है सर? हाइजेन साहब बोले कि भैया अपर्चर बहुत बड़ा है और जो वेव फ्रंट गुजर रहा है उसका साइज उसके रीजन कंपैरिजन में अपर्चर बहुत बड़ा है, तो इट विल पास थ्रू इट विदाउट अंडरगोइंग एप्रिशिएबल चेंज इन शेप। लेकिन जब आपको खिड़की से गुजरना पड़ेगा तो निश्चित रूप से आपको बेंड करना पड़ेगा अपने आप को। तो व्हेन द साइज ऑफ द अपर्चर इज वेरी लार्ज, so wavefront when the size of the aperture is very large,
wave front does not undergo any appreciable change. Wave front does not undergo any appreciable change. So wave front does not undergo any appreciable change in its shape. कब? जब size of the aperture is very large in comparison with the wavelength used. But when size of the aperture is in comparison with the wavelength, तब उन्होंने कहा कि भैया कि जब size of the aperture जो होता है वो wavelength के बराबर हो, ऑलमोस्ट साइज ऑफ द अपर्चर जब वेवलेंथ के ऑलमोस्ट बराबर हो बच्चों, तो क्या होगा यहां पर तब उन्होंने कहा कि भैया ये जो अगर अपर्चर है ये आपका, और यहां से अगर वेव फ्रंट आपने लिया हुआ है तो देयर इज एप्रिशिएबल चेंज, ये शेप थोड़ा बदल देता है, बेंड कर जाता है। तो बेंड करने की सिचुएशन में जब लाइट रे स्प्रेड आउट होएगी तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? डिफ्रैक्शन। तो दो अलग अलग बातें हुई। क्या बोला उन्होंने कि भैया जब एपर्चर का साइज बड़ा होता है तो ये किसी भी प्रकार का शेप में चेंज होल्ड नहीं करता, लेकिन जब एपर्चर का साइज छोटा होता है तो इट डज नॉट अंडरगो व्हाट? जब एपर्चर का साइज छोटा होता है तो देन इट अंडरगोज एप्रिशिएबल चेंज इन इट्स शेप एंड बिकम समवट कर्व्ड, undergoes appreciable change, undergoes and become somewhat curved. तो छोटा था तो नहीं निकल पाया और बड़ा था तो निकल गया, यही डिफ्रैक्शन का कॉज उन्होंने बताया। तो दिस इज हाइजेंस एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन। सर आपको मैंने पहले क्लासेस में बताया था, वेव ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर वीडियो आप देखेंगे बेटा, तो वहां पर हमने क्या बोला था? डिफ्रैक्शन जो होता है वो वेव फिनोमिना होता है। डिफ्रैक्शन क्या होता है? वेव फिनोमिना। डिफ्रैक्शन is a wave phenomena. तो डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट सिंपली अ वेव फिनोमिना, ये एक वेव फिनोमिना होता है। ठीक है बेटा, चलिए थोड़ा और ध्यान देते हैं हम लोग। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ध्यान देना, तो आपने क्या सीखा? डिफ्रैक्शन कब होता है, कैसे होता है, कैसे लाइट स्प्रेड आउट होती है, ये बात है ना। तो यहां पर हमें समझना है डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्या समझना है? डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन का भी एक फ्रिंज पैटर्न होता है बच्चों। इंटरफियरेंस में क्या होता था, ध्यान से समझना। इंटरफियरेंस में क्या होता था? इन इंटरफियरेंस क्या होता था बच्चों? वहां पर एक कोहेरेंट सोर्स होता था, एक दूसरा कोहेरेंट सोर्स होता था। तो इस कोहेरेंट सोर्स से लाइट जाती थी, इस कोहेरेंट से लाइट जाती थी, माने दोनों वेव फ्रंट जाके इधर सुपर इंपोज करते थे। तो ये कोहेरेंट सोर्स होता था, ये कोहेरेंट सोर्स होता था, ये वेव फ्रंट जाते थे और वेव फ्रंट यहां सुपर इंपोज करते थे। उससे कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव कंडीशन से ब्राइट या डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन होता था, है ना बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने कहा कि यहां से फ्रिंज गया, ये गया, इस सिचुएशन में माने इंटरफेरेंस इज व्हाट? बेसिकली इट इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन। इट इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन। किसका? यहां से एक वेव फ्रंट गया, यहां से एक वेव फ्रंट गया, ये दोनों वेव फ्रंट अलग अलग कोहेरेंट सोर्सेस से गए, जाकर के यहां सुपर इंपोज किया। जैसे ही यहां पर सुपर इंपोज करेंगे उस सिचुएशन में एक फ्रिंज पैटर्न बन जाएगा, जिससे डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंज पैटर्न बनता था। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इंटरफियरेंस इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन। इंटरफियरेंस इज द रिजल्ट ऑफ
superposition of two different wave fronts, superposition of two different wave fronts from coherent sources, dependent coherent sources, है ना। तो याद रखना है आपको इंटरफेरेंस में क्या होता है। तो इंटरफेरेंस is the result of superposition of two different wave fronts, two different wave fronts. So interference is the result of superposition of two different wave fronts from coherent dependent sources. So interference is the result of superposition of two different wave fronts from coherent dependent sources. अच्छा है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप यहां पर कहेंगे कि भैया दो अलग अलग वेव फ्रंट जब सुपर इंपोज करते हैं तो ब्राइट और डार्क फ्रिंज का एक पैटर्न बनता है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चा, फ्रिंज पैटर्न। क्या बोलते हैं हम, फ्रिंज पैटर्न, जिसमें डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जिसको सिंगल स्लिट बोलते हैं। इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चा, पता है आपको, कि यहां पर जो एक वेव, एक सिंगल स्लिट है ना, सिंगल स्लिट है। इस सिंगल स्लिट पे क्या हुआ कि कोई एक वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ। इमेजिन करो कि कोई वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ है ना बच्चा। मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक स्लिट है। स्लिट मतलब एपर्चर है। क्या है बेटा, एपर्चर है। तो यहां पर ये एपर्चर है और ये वाला वेव फ्रंट यहां पर इंसिडेंट हुआ है। तो यहां पर एक इंसिडेंट क्या हुआ, वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ है। तो क्या होगा, यहां से अब क्या होता है ना कि एवरी पॉइंट प्रेजेंट ऑन द वेव फ्रंट, every point present on the wavefront, 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 every point present on the wavefront acts as a fresh source। ये हाइजेंस का प्रिंसिपल था सेकेंडरी वेवलेट्स का, कि वेव फ्रंट पर प्रेजेंट हर पॉइंट क्या करता है बच्चों, वेव फ्रंट पर प्रेजेंट हर पॉइंट एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करता है, और जिससे सेकेंडरी वेवलेट्स चलती हैं। यहां से सेकेंडरी डिस्टरबेंसेस जाती हैं, जिसको सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। ये सेकेंडरी वेवलेट्स जाएंगी, और जब ये सेकेंडरी वेवलेट्स यहां से जाके सुपर इंपोज करती हैं, तो फिर इनके सुपरपोजिशन से वैसा ही एक डार्क ब्राइट ऑल्टरनेट ऑर्डर में एक पैटर्न बनता है, जिसे आप डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। इंटरफेरेंस में भी पैटर्न बनता है बच्चों, वहां पर भी ब्राइट और डार्क बनता है बच्चों, और डिफ्रैक्शन में भी डार्क और ब्राइट बनता है। लेकिन कंडीशन यह है बच्चा कि डिफ्रैक्शन किससे हुआ, दैट इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, दैट इज द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स from the same wave front, from the same wave front। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही वेव फ्रंट पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक ही वेव फ्रंट पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। वो सारे के सारे पॉइंट्स फ्रेश सोर्स की तरह वर्क करते हैं, जिनसे सेकेंडरी डिस्टरबेंसेस चलती हैं। वो सारी सेकेंडरी डिस्टरबेंस जाकर के एक पॉइंट पर सुपर इंपोज करती हैं, और कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव कंडीशंस के अकॉर्डिंग वहां पर मैक्सिमा या मिनिमा का फॉर्मेशन
होता है, इसका मतलब सर डिफ्रैक्शन में भी पैटर्न बनता है क्या? हाँ जी, डिफ्रैक्शन में भी पैटर्न बनता है बच्चों। इसका मतलब सर व्हाट इज डिफ्रैक्शन पैटर्न? तो इट इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न is the result of diffraction pattern is the result of superposition of diffraction pattern is the result of superposition of secondary wavelets from the same wavefront. बच्चों समझ में आया? तो पहले बताओ डिफ्रैक्शन पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न किसका रिजल्ट होता है बच्चों? इंटरफेरेंस क्या होता है? दो अलग अलग वेवफ्रंट का सुपरपोजिशन है बच्चा, दो अलग अलग वेवफ्रंट का सुपरपोजिशन है बच्चा। यहां पर एक सोर्स लिया, यहां पर एक सोर्स लिया, ये दोनों सोर्सेस से दो वेवफ्रंट गए, जाकर सुपर इंपोज किया, अलग 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 दो वेवफ्रंट्स जब जाकर के सुपर इंपोज करेंगे तब उस सिचुएशन में यहां पर एक पैटर्न बनेगा जिसे आप बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, है ना? इंटरफेरेंस पैटर्न इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रंट्स फ्रॉम डिपेंडेंट कोहेरेंट सोर्सेस। लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है बच्चा? डिफ्रैक्शन में एक ही स्लिट होती है, उसमें एक वेव फ्रंट है, उस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स पे पता है कि हर वेव फ्रंट पर प्रेजेंट पॉइंट फ्रेश सोर्स की तरह काम करता है, जिससे वो सेकेंडरी डिस्टरबेंसेस बनाता है। वो सेकेंडरी डिस्टरबेंसेस जाकर के स्क्रीन पर सुपर इंपोज करते हैं, और जैसे ही वो सुपर इंपोज करते हैं वहां पर ब्राइट और डार्क फॉर्मेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न, है ना बेटा? इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न में थोड़ा फर्क होता है, मैं बाद में इस पर बात और करूंगा। तो एक्चुअल में जो इंटरफेरेंस होता था उसमें जो जितना ब्राइट था सबका ब्राइटनेस सेम था, जो डार्क था उनका भी ब्राइटनेस सेम था, तो सारे डार्क फ्रिंज का ब्राइटनेस सेम होता था, सारे डार्क फ्रिंज का ब्राइटनेस सेम होता था। उसी तरह से सारे ब्राइट फ्रिंजेस का भी ब्राइटनेस सेम होता था, जो ब्राइट थे वो सब ब्राइट जितना थे उतना ही थे, और जो डार्क। लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता बच्चा, नहीं होता। डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता बच्चा। क्या होता है? डिफ्रैक्शन में कहीं थोड़ा ज्यादा, कहीं मतलब ब्राइट है तो सेंटर वाला बहुत ज्यादा ब्राइटर होगा, उसके ऊपर जाएंगे तो ब्राइटनेस घटती जाएगी। मतलब सारा बराबर नहीं होता बच्चा, सारा का सारा बराबर नहीं होता बच्चा, सारी ब्राइटनेस बराबर नहीं होती, और सबका विड्थ भी बराबर नहीं होता। तो डिफ्रैक्शन में हम प्रूव करेंगे आगे मैथमेटिकली कि डिफ्रैक्शन में सारे फ्रिंज का विड्थ भी बराबर नहीं होता, और सारे ब्राइट फ्रिंजेस का इंटेंसिटी भी बराबर नहीं होता। अच्छा, इसका मतलब सारे ब्राइट फ्रिंजेस का इंटेंसिटी सेम नहीं होता, डिफ्रैक्शन में नहीं होता। बोले सर ये तो अलग है। हाँ है ना। तो आइए जरा देखते हैं इसे हम लोग। तो हम लोग इस पे थोड़ा और बात करेंगे लेकिन आगे, है ना बेटा? तो चलिए, ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है बच्चा, वो दो तरह का होता है। एक बोलते हैं फ्रेस्नेल पैटर्न, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न, और दूसरा बोलते हैं हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक, तो पहला बच्चा टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। उसमें पहला क्या होता है बच्चा? इसको बोलते हैं फ्रेस्नेल पैटर्न, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न, इसमें क्या होता है बच्चा कि यहां जो आपको दिखाई दे रहा है उसे हम स्लिट कहते हैं, यहां जो दिखाई दे रहा है उसे हम स्लिट कहते हैं।
इस सामने वाले को हम स्क्रीन कहते हैं और यहां पे इसे हम सोर्स कहते हैं। तो ये वाला हो गया आपका सोर्स, ये है आपका स्क्रीन। एक हो गया सोर्स, दूसरा है स्लिट, सॉरी ये है स्लिट। तो ये है आपका स्लिट, या इसको डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट। तो ये हो गया सोर्स, दूसरा हो गया स्लिट, और ये इसको बोलते हैं स्क्रीन। तो बच्चों क्या हो गया, जब सोर्स और डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट के बीच की दूरी और स्क्रीन और ये, तो व्हेन द डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट, जो डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है ना बच्चा माने स्लिट, जो डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है माने स्लिट, स्लिट बच्चा जब सोर्स से और स्क्रीन से फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, मतलब वो दूरी बहुत ज्यादा ना हो, फाइनाइट है मतलब जिसका ज्ञान हमको है, जो पता है बहुत दूरी नहीं होनी चाहिए, मॉडरेट डिस्टेंस है। तो स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी भी फाइनाइट है, स्लिट और सोर्स के बीच की दूरी भी फाइनाइट है। सो ये जो स्लिट है ना बच्चा, उसी को यहां पर डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट कहा जाता है। तो यहां पर जो आपका स्लिट हुआ वो डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट हो गया। तो क्या पता लगा आपको, बताओ मुझे, कि जो स्लिट होता है वो सोर्स और स्क्रीन से फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, तो इसी को हम बोलते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न बच्चों। लेकिन बाबू ये वाला जो पैटर्न होता है, ये वाला पैटर्न हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि यहां पर जो वेव फ्रंट है ना बाबू, थोड़ा सिलिंड्रिकल होता है, कर्व्ड होता है। फिलहाल कर्व्ड वेव फ्रंट को डील करना आपको इस सिलेबस में नहीं है, वो आगे के सेगमेंट्स में लोग पढ़ते हैं। बट फिलहाल इसका मतलब ये हो गया कि फ्रेस्नेल पैटर्न को हमें नहीं पढ़ना। तो इसमें फिलहाल हम लोग जानेंगे कि क्या हुआ in this type of diffraction pattern, in this type of diffraction pattern, diffracting element is at finite distance, is at finite distance. In this type of diffraction pattern, the diffracting element is at finite distance from the source and screen. तो इसे हम बोलते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला कि जो डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है उससे सोर्स और स्क्रीन को कहां रहना होगा, बहुत दूर दूर नहीं, फाइनाइट डिस्टेंस पर, बहुत दूर दूर नहीं, कहां, फाइनाइट डिस्टेंस पर। अच्छा, तो सर फ्रॉनहोफर पैटर्न क्या होता है सर, थोड़ा फ्रॉनहोफर पैटर्न बताओ ना सर। सो बच्चा देखो इधर, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। सो फॉर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होता है बच्चा, ये इसमें ना सोर्स और स्क्रीन दोनों ही डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट से इनफाइनाइट सेपरेशन पे होते हैं, माने लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं। क्या होते हैं इन दिस, इसमें जैसे ये जो दिख रहा है आपको, ये स्लिट है, ये सोर्स है और ये स्क्रीन है, ये बहुत दूर दूर है, मतलब डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट से, इस डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट से सोर्स और स्क्रीन, सोर्स और स्क्रीन दोनों ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। तो जो आपको ब्राइट डार्क मिलता है उसको हम बोलते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्या बोलते हैं बच्चों,
फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, in this type of diffraction pattern, in this type of diffraction pattern, source and screen are at finite distance infinite are at infinite from the diffracting element। तो उस डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट से जब बहुत दूर होंगे तो कौन सा पैटर्न बनेगा बच्चा? फ्रॉनहोफर पैटर्न बनता है। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, आइए देखते हैं। तो अब हम लोग यहां पर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे यहां पर? फ्रॉनहोफर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो बच्चा इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग इसको दो वेज में एक्सप्लेन करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ मिनिमा, फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा कैसे होता है, मैक्सिमा या मिनिमा का क्या कंडीशन होता है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं। बहुत बार बच्चों को सामान्य तरीके से समझ नहीं आता बेटा, ये एक सच है। ये एक सच है कि सामान्य तरीके से अगर ये क्लास कर लोगे तो डिफ्रैक्शन की सारी बात दिमाग में बैठ जाएगी। दावा करता हूं इस बात का। केवल ये क्लास कर लोगे तो डिफ्रैक्शन का पूरा बात दिमाग में बैठा दूंगा, गारंटी है इसकी। आइए जरा ध्यान देते हैं। जैसे ही एक मिनिमा का फॉर्मेशन करते हैं लोग, मिनिमा कैसे होता है चलिए आइए समझते पहले। यहां पर एक स्क्रीन है बच्चा, क्या है ये? स्क्रीन है बच्चा। तो जैसे ही आपने कहा यहां पर एक स्क्रीन है बच्चा, तब उस सिचुएशन में ये एक स्लिट है, स्लिट पर हमने यहां वेवफ्रंट डाला। तो ये ए और बी बोल करके यहां एक वेवफ्रंट है, ए और बी करके एक वेवफ्रंट है। ठीक है, एक वेवफ्रंट है। ठीक है, और इसके सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहां पर बच्चा, है ना। तो ये जो वेवफ्रंट है बच्चा, इस पर प्रेजेंट हर पॉइंट जो है वो फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा। तो ये जो वेवफ्रंट आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, उस पे प्रेजेंट हर पॉइंट, वेव फ्रंट, उस पर प्रेजेंट हर पॉइंट एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा, जिससे सेकेंडरी वेवलेट्स चलेंगी। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट ए सोच लूं और ये लोअर एक्सट्रीम को बी मान लूं, ये दोनों यहां आकर के अगर सुपर इंपोज करें बच्चा, तो इसका मतलब यहां से सेकेंडरी डिस्टरबेंस चलती है, जिसको सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं, और यहां से भी सेकेंडरी वेवलेट चलता है। तो ये हो गया सेकेंडरी वेवलेट, ये हो गया सेकेंडरी वेवलेट। अगर ये दोनों आपस में यहां आकर के सुपर इंपोज करते हैं, तो जैसे ही दोनों यहां आकर के सुपर इंपोज करते हैं, तो यहां पर फिर वही डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होगा, है ना बच्चा। तो पता नहीं क्या है, बट ये नहीं पता। तो ये अब बताइए मुझे, ए और बी से क्या गया है, बता दो ना जरा बाबू। तो ए से गया सेकेंडरी वेवलेट, क्या गया? सेकेंडरी वेवलेट। बी से क्या गया? सेकेंडरी वेवलेट।
तो यहां से भी गया सेकेंडरी वेवलेट्स, यहां से भी गया सेकेंडरी वेवलेट्स, है ना। तो बच्चों ये है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है आप लोग अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं, चीजें अच्छी कर रहे हैं। बीच बीच में थोड़ी बहुत हम लोग को एक दूसरे से जानना पहचानना भी चाहिए भाई, बातचीत होती रहनी चाहिए, नहीं तो फिजिक्स मोनोटोनस हो जाता है ना। तो मन लगा के पढ़ाई करिए, बहुत ज्यादा घबराइए मत, कोशिश करिए, टेस्ट पेपर्स दीजिए। और बच्चा मेहनत से सब होता है, मेहनत से सब होता है, मेहनत करने से सब होता है। हाँ ठीक है, थोड़ा देर हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन होता सब है बाबू। इसलिए मेहनत करना ना छोड़ें, प्रयास करें, अपने ऊपर भरोसा रखें। एक बात जरूर है कि अगर आप ना अपने ऊपर भरोसा करते हो तो पूरी दुनिया आप पर भरोसा करती है। जिस दिन आपको स्वयं से भरोसा हटता है ना, उस दिन दुनिया भी आप पे भरोसा करना छोड़ देती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं बाबू, जैसे आप कोई कार ड्राइव कर रहे हो, है ना, और खाली अगल बगल लोग बैठे और आप कार चला रहे हो, ठीक। आप खाली ये बोल दो कि मेरे को ना थोड़ा कॉन्फिडेंट फीलिंग नहीं आ रहा है कार चलाने में, तो अगल बगल बैठे लोग तुरंत पता है क्या है, भैया तुम उतरो, तुम स्टीयरिंग छोड़ो, हमको दो, हम चला लेंगे, तुम मत चलाओ, तुम कॉन्फिडेंट ही नहीं हो जाओ तो तुम छोड़ो, तुम मत चलाओ। इसका क्या मतलब, इवन दो आप ड्राइविंग आपको आती थी, आपको पता है, लेकिन फिर भी आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, जहां बोल दिया आप अगल बगल बैठे लोग आपसे स्टीयरिंग ले लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। आपने जैसे ही अपना भरोसा खोया, लोग अब आपका आप पर से दूसरों ने भी भरोसा खो दिया, तुरंत हटा के दूसरे को बैठा देंगे, भैया आप बैठो, जो कॉन्फिडेंट, इवन तो दूसरा वाला थोड़ा कम जानता हो बट वो कॉन्फिडेंट है तो भी चला लेगा, लोग भरोसा भी करेंगे। तो कहने का मतलब है कि कॉन्फिडेंट रहिए, अपने ऊपर भरोसा करिए और कोशिश करिए कि मेहनत करके चीजों को ठीक किया जाए। मेहनती व्यक्ति कभी शोक नहीं करता है, परेशान हो सकता है भाई, ह्यूमन है तो हो ही सकता है। ये कहना गलत हो जाएगा कि कोई परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होना चाहिए। इमोशंस तो आएंगे बेटा, आप रोएगा भी आदमी, हंसेगा भी आदमी, और कहे कि नहीं हम रोते ही नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा इम्प्रैक्टिकल मानता हूँ। रोएगा, ह्यूमन बिहेवियर है। अब बोले हम बाबू सांस नहीं लेते हैं, ऐसे थोड़ा ना होता, सांस तो लेना होगा आपको, तब तो आप बचोगे। तो रोना, दुख व्यक्त करना, फ्रस्ट्रेट होना, ये सब ह्यूमन बिहेवियर है बेटा। इसलिए कभी परेशान मत होइए, घबराइए मत, कोशिश करिए, है ना। आइए देखते हैं। तो यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स गए, यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स गए और ये दोनों जाकर के सुपर इंपोज किए, ठीक। तो अगर इसकी एंगुलर पोजीशन को हम यहां से देखें बच्चा, तो ये वाला एंगल अगर थीटा के बराबर है और यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो दोनों एक्सट्रीम एंड्स के बीच में पाथ डिफरेंस आ जाएगा। और अगर ये वाला पार्ट डी के बराबर है बच्चा, तो ये मैं जानता हूं कि ये कितने के बराबर है बाबू, डी साइन थीटा। क्या होता है, डी साइन थीटा। तो अगर डी साइन थीटा की वैल्यू लेमडा के बराबर हो जाए, अगर डी साइन थीटा की वैल्यू कितने के बराबर हो जाए, लेमडा के बराबर हो जाए, तो अगर डी साइन थीटा की वैल्यू लेमडा के बराबर हो जाए, तब उस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आपने कहा, तो हम क्या करते हैं ना इसको समझने के लिए कि भैया ये वाला जो है ना लेमडा के बराबर है, लेमडा के बराबर है, तो क्या होगा, देखो हम क्या करते हैं ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मतलब अपर हाफ लोअर हाफ। ये जो वेव फ्रंट आपको दिखाई दे रहा है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपर हाफ और लोअर हाफ, अपर हाफ और लोअर हाफ। तो इसका मतलब देखो नामकरण करते हैं, एक अगर यहां पे कोई पॉइंट है तो वैसा ही पॉइंट यहां पर भी होगा, कोई यहां पे 2 नंबर का पॉइंट है तो यहां भी 2 नंबर का पॉइंट होगा, यहां पे 3 नंबर है तो यहां भी 3 नंबर का पॉइंट होगा, यहां पे 4 है तो 4 नंबर का पॉइंट होगा। तो इसका मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो आपको अपर हाफ दिख रहा है वैसे ही लोअर हाफ दिख रहा है। तो अपर हाफ में एक पॉइंट है और यहां पर पॉइंट है, तो अगर इनके बीच में सिमेट्री होगी, अगर इनके बीच में सिमेट्री होगी तो यहां से अगर ड्रॉ करोगे तो ये अगर लेमडा होगा बच्चा, तो यहां का गैप लेमडा बाई 2 होना चाहिए, क्योंकि यहां और यहां का गैप लेमडा बाई 2 आधा ना होगा। जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, या 1 2 बोल दीजिए, तो 1 2 के बीच में गैप कितने का है, लेमडा का। तो अगर 3 लोगे तो 1 3 के बीच का गैप कितना होगा, लेमडा बाई 2, अगर मिड पे है तब।
तो कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना, फिर से बोल रहा हूं अगर दिक्कत हुआ हो तो। मैंने कहा कि ये जो स्लिट है उस स्लिट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या किया मैंने, उस स्लिट को दो हाफ में डिवाइड कर दिया। ठीक, अपर हाफ में बहुत सारे पॉइंट्स नोट कर लिए, 1 2 3 4, लोअर हाफ में भी 1 2 3 4 नोट कर लिया, है ना बच्चा। तो ऐसा करके 1 2 3 4, लोअर हाफ में भी 1 2 3 4, ऐसा करके हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब अपर हाफ में जो पॉइंट है, लोअर हाफ में जो पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट जाकर के आपस में सुपर इंपोज कर रहे हैं। अपर हाफ के पॉइंट्स और लोअर हाफ के पॉइंट्स दोनों आपस में जाकर के सुपर इंपोज करेंगे। तो जस्ट एक के करस्पॉन्डिंग एक लोअर हाफ में भी है, जैसे फर्स्ट हाफ में पॉइंट था वैसे लोअर हाफ में λ/2 का गैप होगा। 2 और 2 के बीच में भी λ/2 का गैप होगा। 3 और 3 के बीच में भी λ/2 का गैप होगा। 4 और 4 के बीच में भी λ/2 का गैप होगा। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम एंड्स के बीच में लैम्डा है, एक्सट्रीम एंड्स के बीच में लैम्डा है। जैसे ही आधा आधा बांट दोगे बाबू, मैं फिर से बोलता हूं अगर आपको तकलीफ हो रहा हो तो, देखिए जैसे ये हो गया, यहां और यहां के बीच में देखोगे तो ये λ/2 है और यहां ये लैम्डा है, तो इनके बीच में कितने का गैप होगा, यहां और यहां का पाथ डिफरेंस λ/2, यहां और यहां का पाथ डिफरेंस λ/2। तो वैसे ही क्या होगा, यहां पर एक पॉइंट होगा जो λ/2, यहां एक पॉइंट होगा जिसके साथ λ/2, यहां पे एक पॉइंट होगा जिसके साथ, ये इसके साथ सुपर इंपोज करेंगे तो λ/2 का गैप, ये इसके साथ सुपर इंपोज करेंगे तो λ/2 का गैप। तो इसका मतलब ऊपर हर पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में हर एक पॉइंट ऐसा है जिसके करस्पॉन्डिंग नीचे एक पॉइंट है जहां पर λ/2 का पाथ डिफरेंस है, जहां पर λ/2 का पाथ डिफरेंस है। तो अब क्या होगा, ऊपर वाले सारे पॉइंट्स नीचे वाले पॉइंट्स के साथ साथ λ/2 पर सुपर इंपोज कर रहे हैं। λ/2 पर जब सुपर इंपोज करते हैं तो मामला डिस्ट्रक्टिव होता है, उस समय मिनिमा का फॉर्मेशन होता है। क्या बच्चा, मिनिमा। तो दैट इज द कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा। कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा। तो दैट इज द कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा। क्या हुआ बच्चा, कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा। करेक्ट है ये लाइन। चलो ध्यान देता हूं, क्या कहा आपने, लैम्डा का गैप। थोड़ा और समझेंगे, अगले स्टेप में और समझ में आएगा, थोड़ा और ध्यान देते हैं, थोड़ा और ध्यान देते हैं। बेटा ध्यान देना सभी लोग। यहां पर एक स्क्रीन है, ये एक वेव फ्रंट है, यहां से एक सेकेंडरी वेवलेट गया, यहां से सेकेंडरी वेवलेट गया, है ना बाबू, और हमने यहां से इसको थीटा मिला दिया। तो जैसे ही यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो दैट इज नथिंग बट डी साइन थीटा, और ये मान लिया 2 लैम्डा के बराबर। तो डी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 2 लैम्डा के बराबर है, ये माना हुआ है। इज लेट्स से दैट डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच बच्चा, 2 लैम्डा। कितना, 2 लैम्डा। डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं पता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसमें, 4 पार्ट्स में। ऐसे इसको हम क्या करेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए बच्चे। उससे फायदा क्या होगा, अगर 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो यहां का गैप 3, आधा गैप 3 λ/2, ये λ/2। तो देखो 1 वाला अगर हम इसको डिवाइड करें तो 1 वाले में एक ऐसा पॉइंट होगा जो 2 के साथ λ/2 के गैप पर होगा, फिर इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होगा जो λ/2 के गैप होगा इसके। तो 1 वाला 2 के साथ, उसी तरह 3 वाले में भी जो पॉइंट होंगे वो आपस में जब सुपर इंपोज करेंगे, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं इसको यहां 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो 1 2 3 4, 1 वाला 1 से, 3 वाला 4 से, तो ऐसे 1 वाला 1 से, 2 वाला 1 वाला 1 से। तो 1 में, 1 वाले पार्ट में हर पॉइंट ऐसा है
जिसके करस्पॉन्डिंग 2 में भी पॉइंट्स है, ध्यान से सुनना, 1 वाले में पॉइंट्स है, उसी तरह से 2 वाले में पॉइंट्स है। तो 1 वाले में जो पॉइंट्स हैं और 2 वाले में, हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। 1 वाले में करस्पॉन्डिंग आप पॉइंट्स मार्क कर लीजिए, 2 वाले में भी पॉइंट्स मार्क कर लीजिए, और वहां पर लैम्डा बाई 2 का गैप है, हर दो पॉइंट्स के बीच में लैम्डा बाई 2 का गैप है। इसका मतलब पहला और दूसरा से जो सेकेंडरी वेवलेट चलेगा बच्चा, पहला और दूसरा से जो सेकेंडरी वेवलेट चलेगा बच्चा, वो दोनों का दोनों जाकर के डिस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज करेगा। इसका मतलब 1 और 2 से जो सेकेंडरी वेवलेट जाएंगी वो डिस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज करेंगी। इसी प्रकार 3 और 4 की बात जब आप करोगे तो 3 में भी ऐसे पॉइंट मार्क करो जिसमें 3 और 4 में करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आ जाए, 3 और 4 में करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आ जाएं। तो 3 के करस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट होगा जो 4 में जिसके साथ लैम्डा बाई 2 का गैप होगा, 3 में कोई और दूसरा पॉइंट होगा जिसके साथ लैम्डा बाई 2 का गैप होगा, 3 में कोई और पॉइंट होगा जिसके साथ लैम्डा बाई 2 का गैप होगा। तो इसका मतलब 3 वाला 3 से, 1 वाला 2 से सुपर इंपोज करने के बाद यहां पर भी क्या फॉर्म होगा, मिनिमा अंधेरा। इसका मतलब क्या हुआ मुझे बताओ, ये होगा सेकंड मिनिमा। That is the condition for second minima. कंडीशन फॉर सेकेंड मिनिमा, तो जैसे ही आप यहां पर कहेंगे कंडीशन फॉर सेकेंड मिनिमा, इसी तरह से अगर आप कंडीशन फॉर थर्ड मिनिमा बोलते तो फर्स्ट मिनिमा का क्या कंडीशन हुआ बच्चा, बता दो मुझे। फर्स्ट मिनिमा का कंडीशन हो गया डी साइन थीटा बराबर लैम्डा, डी साइन थीटा बराबर लैम्डा। क्या किया था आपने, डी साइन थीटा बराबर लैम्डा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 करके 2 पार्ट्स डिवाइड कर लिए थे, उसमें हर पॉइंट, एक में हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग 2 में ऐसा लिया जिससे लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 का गैप हुआ, वो डिस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज किए, यहां पर मिनिमा का फॉर्मेशन हुआ। ठीक उसी तरह से जब हम यहां पर ये लेंगे डी साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा ले लेंगे, तब भी मिनिमा का सिचुएशन बनेगा। तो 4 बार डिवाइड करेंगे, 4 डिवीजन लेना पड़ेगा, 1 वाला 2 से डिस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज हो जाएगा, 3 वाला 4 से डिस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हर दो, इन 3 और 4 में ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनके बीच में लैम्डा बाई 2 का गैप होगा, 1 और 2 के बीच में पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसके बीच में लैम्डा बाई 2 का गैप होगा। तो बच्चा ये सेकेंड मिनिमा हो गया। उसी तरह से कंडीशन फॉर थर्ड मिनिमा, कंडीशन फॉर थर्ड मिनिमा, कंडीशन फॉर थर्ड मिनिमा, जैसे ही आप यहां लेते हैं, मान लेता हूं बाबू थर्ड मिनिमा में क्या होगा रे बच्चा, यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स गई, यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स गई, और ये दोनों जाकर के यहां सुपर इंपोज किए। फिर वही बात सर, अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पार्ट अगर d के बराबर है तो d साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या ले लिया बच्चा, 3 लैम्डा। d साइन थीटा बराबर क्या ले लिया, 3 लैम्डा। d साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा। तो अब हम इसको कितने हिस्से में डिवाइड करेंगे, 6 पार्ट में, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से कर दें। बोले सर 6 हिस्से क्यों किए आप इसके, क्योंकि मुझे हर दो के बीच में लैम्डा बाई 2 का गैप चाहिए, तभी संभव है जब लैम्डा बाई 2 का 3 पार्ट 6 पार्ट होगा। तो इस बार क्या होगा बेटा, 1 वाला 2 से डिस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज कर जाएगा, 3 वाला 4 से डिस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज कर जाएगा, 5 वाला 6 से डिस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज कर जाएगा। तो जैसे ही आप 3 लैम्डा लेते हो तो 1 वाला 2 से डिस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज करेगा, 3 वाला 4 से डिस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज करेगा, 5 वाला 6 से डिस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज करेगा। इसका मतलब d sin थीटा बराबर 3 लैम्डा, एंड इट शुड बी नथिंग बट सिंपली, ये हम बोलेंगे कि भैया d sin थीटा बराबर 3 लैम्डा, तो यहां क्या हो गया, थर्ड मिनिमा का कंडीशन। तो जनरलाइज करेंगे आप, अगर हम लैम्डा लिखेंगे तो फर्स्ट मिनिमा, 2 लैम्डा लिखेंगे सेकंड मिनिमा, 3 लैम्डा लिखेंगे थर्ड मिनिमा, 4 लैम्डा लिखेंगे फोर्थ मिनिमा, n लैम्डा लिखेंगे nth मिनिमा। तो आइए लिखते हैं कंडीशन फॉर nth मिनिमा,
कंडीशन फॉर nth मिनिमा d sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू n लेमडा। इसको बच्चों दिमाग में बैठा दो कि अगर आपको देखना है कि भैया मिनिमा का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं, तो दो एक्सट्रीम एंड्स के बीच में जो डिफ्रैक्शन हुआ है वहां पर जो पाथ का डिफरेंस होना चाहिए, that d sin theta should be equals to n lambda. d sin theta should be equals to n lambda. d sin theta should be equals to n lambda. तो यहां से अगर हम कहते हैं तो n lambda का मतलब क्या हुआ सर, थोड़ा समझा दो हमको, हल्का सा तो नहीं समझ में आया मुझे। बाबू मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लिया जाए ये स्लिट है, ये स्लिट है और सामने स्क्रीन है, ठीक है। तो यहां पे बच्चों अगर हम ऐसे देखते हैं तो ये वाला पार्ट हो गया जिसको बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा, इसको हम बोलते हैं सेकंड मिनिमा, इसको हम बोलते हैं थर्ड मिनिमा। तो उसी तरह से बच्चा ये जो एंगुलर पोजीशन आएगी जो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए स्मॉल एंगल सिचुएशन में फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज वेरी क्लोज टू थीटा, दैट इज एन लेमडा। सो थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा बाई स्मॉल डी, दैट इज देयर। करेक्ट बच्चा? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहला वाला होगा तो पहला वाला का एंगुलर पोजीशन कितना होगा, लेमडा बाई डी पर। एंगल कितना बनेगा, लेमडा बाई डी पर। दूसरे वाले का एंगुलर पोजीशन कितना होगा, 2 लेमडा बाई डी। तीसरे वाले का एंगुलर पोजीशन कितना होगा, 3 लेमडा बाई डी। वैसे नीचे भी बनेगा बच्चा, फर्स्ट लेमडा बाई डी, 2 लेमडा बाई डी। आप समझो बात को। तो यहां पर जो इंटेंसिटी है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। बीच वाले को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल मैक्सिमा। जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल मैक्सिमा। उसके ऊपर एक एंगुलर ऐसे एंगल देखोगे तो ये लेमडा बाई 2 डी होगा, ऊपर घुमाओगे तो 2 लेमडा। आप यहां से एक लाइन लो, इस लाइन को थोड़ा ऊपर करो तो पहला वाला एंगल होगा लेमडा बाई डी, दूसरा वाला जो मिनिमा है उसका एंगल कितना होगा, 2 लेमडा बाई डी, तीसरा वाला जो एंगल होगा उसका एंगल कितना होगा, 3 लेमडा बाई डी। नीचे ही वैसा ही होगा। आइए मैं फिर से समझाता हूं अगर आपको तकलीफ हुआ हो तो। जैसे अगर आप यहां पर देखें, पहले वाले का एंगल जो है वो लेमडा बाई डी है, दूसरे वाले का एंगल 2 लेमडा बाई डी है, तीसरा वाला जो मिनिमा बन रहा है वो 3 लेमडा बाई डी है, ये 3 लेमडा बाई डी है। अब ये एंगल का क्या मतलब है सर, आप ओरिजिन से यहां से एक लाइन बनाइए, ये एंगल लेमडा बाई डी होगा, ये वाला एंगल 2 लेमडा बाई डी होगा, ये वाला एंगल 3 लेमडा बाई डी होगा और ये 4 लेमडा बाई। तो एंगुलर पोजीशन, फर्स्ट मिनिमा का एंगुलर पोजीशन बच्चा लेमडा बाई डी, फर्स्ट मिनिमा का। उसी तरह नीचे भी बन जाएगा लेमडा बाई डी, 2 लेमडा बाई डी, 3 लेमडा बाई डी। तो क्या समझ में आया बच्चों, फर्स्ट मिनिमा का एंगुलर पोजीशन लेमडा बाई डी, सेकेंड मिनिमा का एंगुलर पोजीशन 2 लेमडा बाई डी, थर्ड मिनिमा का एंगुलर पोजीशन 3 लेमडा बाई डी, ऐसा करके बनेगा, है ना। तो आइए लिखते हैं सब लोग, एंगुलर पोजीशन of first minima is lambda by d. Angular position of second minima is 2 lambda by d. Angular position of third minima is 3 lambda by d.
तो आपको ये एंगुलर पोजीशन समझ में आ गई है ना। अब जरा सोचो, यहां पे बच्चा ये है आपका सेंट्रल मैक्सिमा, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या सेंट्रल मैक्सिमा। तो ध्यान दो, अगर हम पहला मिनिमा बोलते हैं, ये फर्स्ट मिनिमा है, ये है फर्स्ट मिनिमा, ये नीचे वाला है फर्स्ट मिनिमा, तो इनके बीच में गैप हो गया लेमडा बाई डी, तो यहां वाला गैप हो गया लेमडा बाई डी, लेमडा बाई डी, तो इनके बीच का गैप क्या हो गया, 2 लेमडा बाई डी। तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दैट इज 2 लेमडा बाई डी, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दैट इज 2 लेमडा बाई डी, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दैट इज 2 लेमडा बाई डी, है ना। So we will write angular width of central maxima, angular width of the central maxima that is 2 lambda by d. You should remember this. You should remember this. याद रहे आपको, भूलना नहीं है। क्या बोलो बताओ बच्चा, 2 lambda by d क्या होगा, 2 lambda by d। तो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ कितना हो गया, 2 लेमडा बाई डी, करेक्ट। और जो बीच वाला बन रहा है ना बच्चा, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो देखो लेमडा बाई डी और 2 लेमडा बाई डी, लेमडा बाई डी और 2 लेमडा बाई डी, लेमडा बाई डी और 2 लेमडा बाई डी, उनके बीच में गैप कौन है। तो सेकेंडरी मैक्सिमा का जो विड्थ होता है, या सब्सिडियरी मैक्सिमा, सब्सिडियरी मैक्सिमा, सब्सिडियरी मैक्सिमा या सेकेंडरी मैक्सिमा, तो इसका जो विड्थ है वो कितने के बराबर है, लेमडा बाई डी के बराबर है। तो विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा so width of secondary maxima, width of secondary maxima is lambda by d। तो याद रखना है, दिस इज द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ होता है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ of central maxima is twice the angular width of the secondary maxima of the so the angular width of the central maxima, angular width of the central maxima, angular width of the central maxima is twice the angular width of secondary maxima, that is twice the width of the secondary maxima। ये मैं ध्यान दे सकता हूं बच्चा। तो इसका मतलब ये ध्यान रख, इसलिए दिमाग में रखना क्या है बताइए तो, कि सभी का विड्थ बराबर नहीं होता, सभी का विड्थ बराबर नहीं होता। जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसका विड्थ और सब्सिडियरी मैक्सिमा दोनों का, माने इंटरफेरेंस में क्या था, इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंजेस का विड्थ बराबर होता था। इंटरफेरेंस में क्या होता था बच्चा, विड्थ ऑफ ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस वेयर सेम, है ना। बट यहां पे क्या है, सारे ब्राइट फ्रिंजेस का विड्थ सेम नहीं है, विड्थ ऑफ ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस आर नॉट सेम। सो विड्थ ऑफ ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस, all the bright fringes width of all the bright fringes are not same, and intensity of also, because देखिए सब्सिडियरी मैक्सिमा जो दिख रहा है आपको या सेकेंडरी मैक्सिमा जो दिख रहा है उसकी इंटेंसिटी तो कहां बराबर है बच्चा, वो घट रहा है ना। देखो देखो ये थोड़ा ज्यादा था,
फिर ये कम हो गया, थोड़ा और कम हो गया, तो क्या हो गया, सेकेंडरी मैक्सिमा, मतलब दूसरे जो ब्राइट बन रहे हैं उनकी सबकी इंटेंसिटी बराबर नहीं है। जैसे आप एजेस की तरफ जा रहे हो, जैसे आप एजेस की तरफ जा रहे हो, किनारे की तरफ जा रहे हो, अपने आप इंटेंसिटी घट रहा है बच्चों। क्या हो रहा है, घट रहा है बच्चों, है ना, घट रहा है बच्चों। तो इसका मतलब क्या समझे आप कि इंटेंसिटी intensity of all the bright fringes intensity of all the bright fringes are not same। तो क्या हो गया, वेट सबका बराबर नहीं होता और इंटेंसिटी भी सबकी बराबर नहीं होती, ये भी मैं सीखा है ना बच्चा। तो चलिए थोड़ा सा एक और पार्ट अभी लाना होगा क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन और बचा हुआ है, तो एक अगले वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, डिफ्रैक्शन का सेकंड पार्ट जिसमें न्यूमेरिकल और रिमेनिंग थ्योरी। इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास बच्चों ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और हम लोग आगे इस पर बात करेंगे, है ना। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आग्रह है कि आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में बताएं मुझे कि मैं अगला कौन सा वीडियो ला सकता हूं, मैं आपसे और कौन से सेगमेंट्स पे क्वेश्चन ला सकता हूं। जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे होते हैं, जो नए बच्चे देख रहे होते हैं, वो एकदम आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं वैसे वीडियोस लाने की भी कोशिश करूंगा। तो आपको कौन कौन से और टफ टॉपिक्स लगते हैं जिसके शॉर्ट वीडियोस लाने से आपको फायदा होगा, नीट से पहले आप बताएंगे मुझे तो मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर आप फॉलो करें। इस पर आपको जो नोटिफिकेशन वगैरह है, पीडीएफ वगैरह है, पेपर्स वगैरह है, वो सारी चीजें इस पर मिलती हैं। तो क्लास की सारी जानकारी आपको मिलती है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, कुछ करवाएं भी, शेयर करें, अच्छी चीज शेयर करने में कोई परेशानी नहीं है। तो आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सफल हों, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, फिर मिलेंगे, शुक्रिया। आप सभी लोगों का दिन या रात्रि जो भी देख रहे हो शुभ हो। बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय।